कई सालों पहले की बात है। जूनागढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। जूनागढ़ में राम और श्याम दो भाई रहते थे। राम का कुछ समय पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण वो अपने टांगों से चल नहीं पा रहा था। राम बस ज्यादातर चारपाई पर बैठा या लेटा रहता था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। राम घर के आंगन में बिस्तर पर बैठा हुआ था। श्याम राम के खाने के लिए आम की टोकरी लाता है। भैया, ये लीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारे आम लेकर आया हूँ। अरे वाह श्याम, तुम्हें पता है, मैं अभी यही सोच रहा था कि कहीं से आम खाने को मिल जाते। इस मौसम में आम खाने में तो बड़ा मजा आता है। आओ, बैठो मेरे पास, तुम भी साथ खाओ। राम और श्याम अभी आम खाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी वहाँ श्याम का मित्र भोला आ जाता है। अरे शामू, आम खा रहा है तू? मुझको भी देना। आजा बैठ, आज ही लाया हूँ बाजार से। तू जानता है, मुझे तुझसे तेरी एक चीज चाहिए जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, मैं जानता हूँ तुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे दिमाग की। पागल है तू? इतने सारे भूसे का मैं क्या करूंगा? खाली भूसे में आग लग गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो तेरी हाइट चाहिए। कितना लंबा है भाई तू? भोला, मेरे हाइट का मजाक उड़ाएगा? तू पिटेगा अब तो। अरे भाई, बस मजाक कर रहा था। अच्छा चल, माफ कर दे। और ये शामू शामू क्या है? श्याम नाम है मेरा। शामू मत बोला मुझे। तो क्या बोलूं मैं तुझे? बड़ा हूं ना तुझसे। भैया बोल मुझे। अच्छा भैया, मुझे 2 आम दो ना। पक्का? तुझे आज से शामू नहीं बोलूंगा। सच बोल रहा है ना? अब देख, तू खुद ही भरोसा नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ये ले चल खा ले। भोला ने आम पकड़े और दोनों भाइयों से थोड़ा दूर गया और जोर जोर से कहने लगा, शामू शामू शामू। रुक, तेरी तो अभी तुझे दिखाता हूँ। श्याम, जाने देना, छोटा है वो। तू भी ना बच्चों जैसी हरकतें करता है। अच्छा चल, छोड़ इसे। कल गुरुजी आने वाले हैं, सारी तैयारियां कर देना, ठीक है ना? जी भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब तैयारी कर दूंगा। अगले दिन शाम को गुरुजी राम श्याम के घर पहुंच गए। उस दौरान श्याम घर के आंगन में झाड़ू मार रहा था। गुरुजी आ गए आप, आइए। यात्रा कैसी रही आपकी गुरुजी? बहुत बढ़िया, सब ठीक था श्याम। और क्या बात है, राम नहीं दिख रहा? गुरुजी भैया अंदर है, आप भी अंदर चलिए। अरे राम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूं गुरुजी। तू तो बड़ा मोटा हो गया है राम। हाँ गुरुजी, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से इधर उधर जा नहीं पाता हूँ। अब क्या करूं? राम बेटा, हर बीमारी की जड़ है मोटापा। ये ना खुद के लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए। दूसरों के लिए? मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। बेटा, जिस दिन भगवान का बुलावा आएगा उस दिन तो खुद की टांगों पर जा नहीं पाओगे। अब भला क्यों दूसरों की टांगों को तोड़वाना? गुरुजी राम श्याम से बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से आवाज आई, श्याम, ओ श्याम, घर पे हो या नहीं? शीतल दीदी की आवाज सुनकर श्याम बाहर आता है। श्याम, ये ले, खीर प्रसाद है, सब लोग मिलकर खा लेना। वाह दीदी, सही समय पर आई हो। आज हमारे घर में गुरुजी आए हैं। गुरुजी? कौन गुरुजी? वो हमारे माँ बाप की तरह है दीदी। उन्होंने हमें पाला है। वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। वो हर किसी की मदद करते हैं। उनके पास हर मुसीबत का हल होता है। उन्हें भी खिलाना खीर, ठीक है? और सुन, मुझे भी मिलना है उनसे, मिलवा देगा? क्यों नहीं दीदी, आप कल आना। आज वो थक गए हैं, बहुत दूर से आए ना, इसलिए। चल ठीक है, मैं कल आती हूँ शाम को। ठीक है दीदी। शीतल जब अपने घर की तरफ जा रही थी तभी उसे उसकी पड़ोसी लीला दिखी। कहाँ से आ रही हो शीतल? अरे कहीं नहीं दीदी, बस श्याम के घर प्रसाद देने गई थी। थोड़ा आपके घर भी भिजवा दिया है, खा लेना। अरे शीतल, मेरी सास ने छोड़ा होगा तब खाऊंगी ना। दीदी, क्या आपको पता है श्याम भैया के घर उनके कोई गुरुजी आए हैं? श्याम तो उनकी बहुत तारीफ कर रहा था। उन्होंने ही इन दोनों को पाला है। क्या आप कल चलोगी उनसे मिलने? ठीक है, सुन जब जाएगी ना मुझे आवाज दे देना, मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। शीतल और लीला दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। इस तरह दिन ढल जाता है और रात के वक्त गुरुजी और राम खाना खाने के लिए बैठते हैं और श्याम दोनों के लिए खाना परोसता है। वाह शामू, तू तो बहुत बढ़िया खाना बनाना सीख गया है। धन्यवाद गुरुजी। आ श्याम, तू भी बैठ जा खाना खाने। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। गुरुजी, आप यहाँ सो जाइए। अगले दिन सुबह सुबह लीला दीदी, ओ लीला दीदी, चलो। हाँ शीतल, आई बस 2 मिनट रुकना। और कितनी देर करोगी दीदी? चलो जल्दी। तुमको तो पता है ना घर का कितना काम होता है। हाँ वो तो है, चलो अब जल्दी। शीतल और लीला दोनों श्याम के घर पहुंच जाते हैं। श्याम, अरे ओ श्याम। आया दीदी। देख श्याम, मैं लीला दीदी को भी लाई हूँ अपने साथ। दीदी आइए ना, अंदर आइए। गुरुजी, ये आपसे मिलने आए हैं। ये हमारे पड़ोस में ही रहती है। आओ बेटी, क्या बात है? प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शीतल है।
श्याम ने मुझे बताया कि आप लोगों की परेशानियों को सुलझाते हैं। मेरे पति हर शाम शराब पीकर आते हैं, इस वजह से हमारी लड़ाई भी होती है। वो कहते हैं मैं छोड़ना तो चाहता हूँ पर छूट नहीं पा रही है। आप ही बताइए ना कि ऐसा क्या करूं जिससे वो ये आदत छोड़ दें। तुम्हारा पति खाना कितने बजे खाता है दोपहर में? 2 बजे गुरुजी। अब उसे 2 डब्बे खाने को देना। एक वो 2 बजे खाएगा और दूसरा तब जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उससे थोड़ी देर पहले। उस डिब्बे में तुम मिठाइयाँ फल डाल देना और ऊपर से ये छिड़क देना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम लीला है। मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैं तो दुखी हो गई हूँ इस रोज रोज के तमाशे से। ये लो बेटी, इसे अपनी सास के खाने में डाल देना। तुम्हें कल सुबह से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। गुरुजी मैं भी चलती हूँ। क्या गुरुजी सच में वो ठीक हो जाएंगे? क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लेना। क्यों राम? श्याम की तरफ देख गुरुजी और राम दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन शीतल के घर पर सुनिए जी, ये लीजिए आपका खाने का डिब्बा। आज 2 डिब्बे क्यों? मैं गुरुजी से मिली थी कल। उन्होंने कहा इससे आप ठीक हो जाएंगे। आप ये बड़ा वाला दोपहर में खा लेना और छोटा वाला काम खत्म होने से थोड़ी देर पहले। अरे तुम भी ना शीतल, चलो अब तुम कहती हो तो खा लूंगा। काम पर जाने के बाद रमेश ने वैसा ही किया। पहले दोपहर में बड़ा वाला डिब्बा खत्म किया और शाम को दूसरा वाला डिब्बा। काम खत्म होने के बाद वह सीधा घर चला आया। आज आप इतनी जल्दी आ गए? रमेश को इतना जल्दी घर पर देख शीतल अपने मन ही मन में सोचती हूँ, आज तो इन्होंने शराब भी नहीं पी है। लगता है गुरुजी का टोटका काम कर गया। अच्छा सुनो, खाना लगा दो। रुकिए, मैं कुछ बना देती हूँ। ठीक है। शीतल खाना बनाने में लग गई। जैसे ही वो रमेश के पास गई, उसने देखा रमेश सोया हुआ है। लगता है काफी थक गए हैं, इन्हें सोने देती हूँ। उसी दिन लीला के घर पर सुन बहू, इधर आइयो, जरा वो सामान देना मुझे। बाबा के दिए चूरन को खाने के बाद लीला की सास उससे बहुत प्यार से बात करने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शीतल लीला से मिलने उसके घर जाती है। ओ लीला दीदी, सुनती हो? हाँ हाँ शीतल, आ रही हूँ, बस कुछ देर रुकना। तुमको पता है दीदी, कमाल ही हो गया। इन्होंने कुछ दिनों से न शराब पी है न मुझसे लड़ाई की। हाँ शीतल, मेरी भी सास मुझसे प्यार से बात कर रही है। पहले तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, पर अब तो पूरी बदल गई है। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गईं और एक दिन उस गांव की ठकुराइन गुरुजी से मिलने उनके पास गई। ठकुराइन जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और ये भी कि कैसे उन्होंने लोगों की दिक्कतों को ठीक किया, इसलिए मेरे मन में भी उनसे मिलने की इच्छा जाग गई। कहाँ हैं गुरुजी? उन्हें बुलाइए। रुकिए ठकुराइन, बुलाता हूँ उन्हें। क्या हुआ बेटी? बाबा जी, क्या आप मेरी समस्या सुलझा देंगे? क्यों नहीं बेटी, क्या बात है? बाबा, मेरे पति जब देखो काम करते रहते हैं, घर में रुकते तक नहीं हैं। बस आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मुझे तो याद भी नहीं करते उन्होंने आखिरी बार मुझसे बैठकर आराम से बात कब की थी। वो इतना काम करते हैं ना कि उनके पास हमारे लिए फुर्सत भी नहीं है। ये लो बेटी, इसे रात को खाने में मिला देना, कल से ही तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, अगर आपकी बात सच निकली तो आप जितना धन मांगेंगे आपको मिलेगा। बेटी मुझे धन नहीं चाहिए, मैं ये सब दूसरों की मदद करने के लिए करता हूँ। और रही बात धन की, तो जब समय आएगा तो सब आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। अगले दिन ठकुराइन के घर पर सुनती हो भाग्यवान, जरा खाना लगवा दो। जी, अभी लगवाती हूँ। ठाकुर जैसे ही खाना मांगता है, ठकुराइन मन ही मन सोचती है, इनके खाने में ये डाल देती हूँ, क्या पता जैसा गुरुजी ने कहा वो सच हो जाए। ये लीजिए, मैंने खाना रख दिया, अब आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ठाकुर ने खाना खाया और चुपचाप जाकर सो गया। काश गुरुजी ने जो कहा है वो सच हो जाए, न जाने कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हाय मेरी किस्मत। अगली सुबह ठकुराइन नहा कर आई। फिर कमरे में उसने देखा वहाँ मुंशी जी खड़े हैं और ठाकुर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। मुंशी जी, आज से कुछ दिनों तक आप ही ये सब संभालेंगे। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। जी ठाकुर साहब, मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। सुनिए जी, आप आज गए नहीं? मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन घर पर आराम करूँ। आप सही सोच रहे हैं, आप घर पर आराम करिए। जब देखो आप काम करते रहते हो। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। हे प्रभु, गुरुजी की जय हो। आज कितने दिनों बाद मन को सुकून मिल रहा है। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि गांव में ना एक गुरुजी आए हुए हैं
वो बहुत ही अच्छे इंसान है, एकदम नेक इंसान है और ज्ञानी भी। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें हमारे घर बुलाएं और साथ में गांव के सारे लोगों को भी बुलाएं, ताकि गुरुजी से मिलने का मौका सभी को मिल सके। जैसे तुम्हारी मर्जी भाग्यवान, तुम्हारा मन है तो बिल्कुल बुलाओ। मैं आज ही जाकर गुरुजी को यहाँ आने का आमंत्रण देती हूँ। ठीक है भाग्यवान। इसके बाद ठकुराइन कुछ लोगों को लेकर अपने साथ श्याम के घर पहुंची। श्याम, ओ श्याम, घर पर हो क्या? आया ठकुराइन। श्याम, गुरुजी घर पर है क्या? हाँ ठकुराइन, गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं भैया के साथ, आप आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? हाँ गुरुजी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मानो मन को सुकून सा मिल गया हो। मैंने घर पर एक आयोजन रखा है, आप कृपा करके वहाँ जरूर आइएगा। ठीक है बेटी, हम जरूर आएंगे। सुबह सुबह समारोह के दिन सभी ठकुराइन के घर पहुँचे। आइए गुरुजी, आप यहाँ बैठ जाइए। आपको कुछ भी चाहिए हो उन्हें बता दीजिएगा, ये हर वक्त आपकी सेवा में रहेंगे। ये क्या बेटी, प्रसाद खुला क्यों छोड़ा है? ये लो, इस कपड़े से ढक दो, ऐसे नहीं छोड़ते खाने को। जी गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने काफी लोगों की मुसीबतों को सुना और उन्हें उपाय भी बताए। इसके बाद गुरुजी ने सब जगह गंगा जल छिड़का और सबको प्रसाद बांट दिया। सब ने प्रसाद खाया और अपने अपने घर चले गए। उसी शाम को एक बांसुरी की आवाज पूरे गांव में फैल गई। भोला की छोटी बकरी उस आवाज की तरफ चलने लगी। भोला ने जब यह देखा तो वो उसके पास गया और उसे रुकाने की कोशिश की, पर बकरी नहीं रुकी। भोला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। भोला ने मन ही मन सोचा, पता लगाना पड़ेगा कि ये सब क्या चल रहा है। भोला भी आवाज का पीछा करने लगा। भोला ने देखा कि एक मैदान में सारे लोग बेसुध होकर अपने घर का कीमती सामान लिए एक पेड़ के पास खड़े थे। भोला ने देखा कि एक व्यक्ति जिसका मुंह ढका हुआ था उन सब के बीच खड़ा था। उसको देख भोला ने जोर से चिल्लाया, छोड़ दो इन सबको, तुम इनके साथ ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये रह गया था, सब मिलकर पकड़ो इसे भी। जैसे ही वो लोग भोला की तरफ आए, भोला के पास कुछ घंटियां पड़ी थीं। भोला ने तुरंत घंटियां बजाई और अचानक सभी लोग होश में आ गए। ये सब क्या हो रहा है? हम सब यहाँ कैसे आ गए? पिताजी, ये आदमी चोर है, इसे आप सब तुरंत पकड़ लो। सब ने उस व्यक्ति को घेर लिया और भोला के पिताजी ने उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाया। राम, तुम खड़े हो सकते हो? अरे वाह, चमत्कार हो गया। देखो, गुरुजी की कृपा से अब मैं चल सकता हूँ। अपना ये नाटक बंद करो राम। भैया आप यहाँ, और ये सब क्या चल रहा है? इतनी गर्दी देख वहाँ गांव के ठाकुर पहुंच जाता है। यहाँ इतनी गर्दी क्यों है और ये सब क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ ठाकुर साहब, इन्होंने हमें अपने वश में कर लिया था। उसी का नतीजा है कि सब यहाँ खड़े हैं। ये हमें लूट रहे थे। इन्होंने हमारा धन उस गाड़ी में रखा है। लोगों का गुस्सा देख राम गुरुजी को भी बुला लेता है, जो पेड़ के पीछे छुपे थे। गुरुजी को भी इस सब में शामिल देख ठाकुर कहता है, ये सब क्यों किया आपने गुरुजी? लोग तो आप दोनों की कितनी इज्जत करते थे। अब चलो बताओ, दोनों ने ये सब क्यों किया? दोनों चुप थे। ठाकुर के एक आदमी ने राम के पैर पर लाठी मारी तो राम बोल पड़ा, मैंने और गुरुजी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। हमने प्रसाद के ऊपर जब गंगा जल छिड़का, उस समय गुरुजी ने अपनी बनाई दवाई प्रसाद में मिला दी, जिसे खाने के बाद जैसे ही हमने बांसुरी बजाई, आप हमारे वश में हो गए। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं एक वैद्य हूँ। मैं अपनी दवाइयों से लोगों की समस्या सुलझाता हूँ। भैया, मैं सोचता था कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज जो मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं आप पर विश्वास कर पाऊंगा। मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। श्याम, मुझे माफ कर दे भाई। मुझसे बात मत करिए भैया। लेकिन आपने मेरे पति की पीने की आदत कैसे छुड़वाई? मैं समझ गया था कि तुम्हारा पति शराब छोड़ना तो चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। इसलिए मैंने उसे थकान वाली दवाई दी, जिसे खाने से उसे काम के बाद थकान लगने लग जाती और वो सीधा घर आता और सो जाता, जिससे उसके पीने की आदत छूट गई। और आपने मेरी सास को कैसे सुधारा? बेटी, दवाइयों के उपचार और थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने सबकी समस्याओं का समाधान किया है। आपने हम सबकी मदद की थी, फिर भी ऐसा क्यों किया? मजबूरी थी ठाकुर जी। हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। वहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं और दिव्यांग हैं। उनके जीवन को बदलने के लिए हम ये सब करते हैं ताकि उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकें।
कुछ दिनों से आश्रम में दान दक्षिणा ना के बराबर थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। इतना नीच काम करते हो और इस तरह के काम में शामिल होते हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम वो आश्रम जिंदगी भर ईमानदारी से चलाओगे और हमेशा उन बच्चों का ख्याल रखोगे और उनकी देखभाल के खर्च में होने वाला धन हमारी तरफ से आएगा। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम एक इंसान हो। तुम्हारा केवल रास्ता गलत है, लेकिन इरादा गलत नहीं था। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग राम को भी छोड़ दीजिए, वो एक अच्छा इंसान है। श्याम, तेरे भाई ने हमेशा तेरा भला ही चाहा है। उसके साथ ऐसा मत कर, तू माफ कर दे अपने भाई को। उसने जिंदगी भर जो भी किया सिर्फ तेरे लिए किया, जबकि वो तेरा सगा भाई भी नहीं है। लेकिन मुझे जानना है भोला बेटा, ये सब होश में कैसे आए और तुम कैसे होश में रह गए? क्योंकि मैंने लड्डू खाया नहीं था। मेरा लड्डू मेरी बकरी ने खा लिया था, और जब मैंने देखा कि मेरी बकरी उस आवाज का पीछा कर रही थी, परंतु दूसरी बकरियों की घंटियों की आवाज से वो भी होश में आ गई थी, इसलिए मैंने सारी बकरियों के गले से घंटियां निकाल दी और अपने साथ यहाँ ले आया, और उनकी आवाजों से अब सभी ठीक हो गए। क्या बात है भोला, तुम तो काफी बुद्धिमान हो। हाँ, वो तो मैं हूँ गुरुजी। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने आपको वो दवाई खिलाई। कोई बात नहीं, इस वजह से मुझे कुछ दिनों का आराम तो मिला। आप ही तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बहादुरी के लिए मैं भोला को एक पुरस्कार जरूर दूंगा। इसके बाद से गुरुजी और राम उस अनाथ आश्रम को सही ढंग से चलाने लगे और एक अच्छी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें गलत रास्ता कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत सालों पहले की बात है। भारत के बड़े से राज्य में बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। बिलासपुर नाम के गांव में प्यारे नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था। प्यारे का एक बिरजू नाम का पड़ोसी था। बिरजू हमेशा प्यारे से ईर्ष्या करता था, लेकिन प्यारे ने हमेशा उसे अपने भाई की तरह ही माना था। एक दिन जब प्यारे अपने खेतों पर काम कर रहा था, तभी बिरजू उसे आवाज देके कहता है, क्यों प्यारे, क्या इस बार भी अपने खेतों में सरसों की फसल करोगे या नहीं? क्या बिरजू भाई, आपको तो अच्छे से पता है ना, पिछले साल सरसों की फसल हमारे खेतों में अच्छी नहीं हुई। मेरी बात मानो प्यारे, ये खेती तुम्हारे बस की नहीं। तुम कहीं जाके पहरेदारी करना शुरू कर दो। ये सुनकर बेचारा प्यारे उदास होकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन भरी धूप में प्यारे अपने खेत के पास पहुंचता है। अरे, आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी बहुत तेज लगी है। प्यारे अपने खेत के पास रखे मटकी में से पानी निकालता है और पीने जा ही रहा था, तभी उसे एक आवाज आती है जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। अरे, कोई है यहाँ? कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। अरे, ये किसकी आवाज आ रही है? आवाज का पीछा करते करते प्यारे अपने खेतों से आगे निकल जाता है। तभी प्यारे थोड़ी दूरी पर चलता है और देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर बूढ़ी अम्मा है जो चारपाई पर बैठे बैठे चिल्ला रही है। प्यारे तुरंत उसके पास जाता है। क्या हुआ अम्मा, तुम ठीक तो हो? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद प्यारे मटके के पास जाता है और उस अम्मा के लिए पानी लेकर आता है। अम्मा ये लो, पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा पानी पीती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता और कई दिनों से प्यासी भी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया है, न जाने कब मैं इस संसार को त्याग दूं बेटा। लेकिन क्या अम्मा, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बेटा, क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों से पानी पी लिया है, अब शायद मैं स्वर्ग प्रस्थान कर जाऊं। जाने से पहले तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो पेड़ है उसके नीचे बहुत पुराना चमत्कारी पतीला छुपा हुआ है। उस पतीले में तुम जो भी चीज डालोगे वो 2 गुनी हो जाएगी, जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। परंतु तुम उसका कभी दुरुपयोग मत करना, और कोई अगर उसका दुरुपयोग करे तो उसे वहीं छुपा देना। क्या चमत्कारी पतीला? अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमत्कारी पतीले का अपनी जरूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। और अम्मा टेंशन मत लो, अभी तो आप लंबा जियोगे। ठीक है बेटा,
अब तुम जाओ और जाकर उस पतीले को जमीन से निकाल लो। प्यारे वहां से पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली जमीन को खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक सुनहरा पतीला दिखता है। अरे लगता है ये वही सुनहरा चमत्कारी पतीला है। अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। प्यारे वह चमत्कारी पतीला लेता है और अपने घर चला जाता है। जी, आ गए आप। कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। और यह क्या ले रखा है जी आपने हाथ में? किसका पतीला उठा लाए आप? अरे भाग्यवान, ये एक चमत्कारी पतीला है। हम जो भी चीज इसमें डालेंगे वह दुगनी हो जाएगी। यह क्या कह रहे हैं जी? क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी, आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद प्यारे की पत्नी हाथ में एक ग्लास लेकर आती है और पतीले में वो ग्लास रख देती है। तभी उस पतीले में बहुत सारे ग्लास आ जाते हैं। दोनों ही यह देखकर हैरान रह जाते हैं। देखा तुमने भाग्यवान, ये सच में एक चमत्कारी पतीला है। हम जो भी इसमें चीज डालेंगे वह दुगनी हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये सच में चमत्कारी पतीला है। अब प्यारे को जो भी चाहिए होता उसे वह पतीले में डालता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। प्यारे और प्यारे की पत्नी अब बहुत खुश थे। प्यारे अब अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहा था। लेकिन प्यारे ने कभी भी उस पतीले का गलत उपयोग नहीं किया। एक दिन प्यारे उस पतीले के साथ अपने खेत पर जाता है जहाँ वह खेती करता था। अरे भाई, मेरी गेहूं की फसल होने में तो अभी काफी समय है, लेकिन घर पर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में मैं आगे क्या करूंगा? थोड़ी देर सोचने के बाद क्यों ना मैं इस पतीले में गेहूं के कुछ दाने डाल दूं। इसके बाद मेरे सामने गेहूं का ढेर लग जाएगा और तब तक मैं उन्हीं से काम चला लूंगा। अरे लेकिन मेरी गेहूं की फसल तो बिल्कुल हुई ही नहीं है। फिर गेहूं के दाने कहां से लाऊं? प्यारे थोड़ा दूर चलता है। पास ही में उसका पड़ोसी मित्र बिरजू था जो अपने खेतों में काम कर रहा था। बिरजू भाई, जरा गेहूं के कुछ दाने चाहिए थे तुमसे। अरे भाई, गेहूं के थोड़े दानों का भला तुम क्या करोगे? खैर छोड़ो, ये लो गेहूं के दाने। बिरजू उसे अपनी फसल में से कुछ गेहूं के दाने निकालकर पोटली में दे देता है। प्यारे बिरजू से वो गेहूं के दाने लेकर वहां से चल देता है। लेकिन बिरजू को यह बात कुछ हजम नहीं होती और वह प्यारे के पीछे पीछे जाने लगता है। एक जगह छुपकर बिरजू प्यारे को देखने लगता है। तभी प्यारे अपने उसी पतीले में गेहूं की वो पोटली डालता है। देखते ही देखते उस गेहूं के पोटली के काफी सारे पोटली हो जाते हैं। यह देखकर बिरजू हैरान रह जाता है। यह चमत्कार देखकर बिरजू मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या? इस प्यारे के बच्चे ने तो मुट्ठी भर गेहूं के दानों की एक पोटली का इतना सारा पोटली कैसे बना लिए? इसके बाद बिरजू वहां से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। यह सब सुनने के बाद बिरजू की पत्नी बिरजू से कहती हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में प्यारे के पास कोई चमत्कारी पतीला है? आप एक काम करिए जी, वह सुनहरा पतीला ले आइए प्यारे से। फिर हम उसमें पैसे डालेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ऐसे ही हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, मैं कैसे उस प्यारे से वो चमत्कारी पतीला लेकर आ सकता हूँ? वह पतीला प्यारे मुझे कभी नहीं देगा। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करिए, लेकिन वह चमत्कारी पतीला ले आइए। जरा सोचिए ना, हम उस पतीले की मदद से कितना कुछ पा सकते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। उस रात को जब सभी गांव वाले सो रहे थे, बिरजू चुपचाप अपने घर से निकला और प्यारे के घर गया, जहां वह देखता है कि प्यारे और उसकी पत्नी सो रहे थे। पता नहीं इस प्यारे के बच्चे ने वह चमत्कारी पतीला कहाँ छुपा रखा होगा। इसके बाद बिरजू इधर उधर नजर डालने लगा और देखते ही देखते एक छोटी सी मेज पर उसे वह चमत्कारी पतीला रखा हुआ दिख गया। अरे वो रहा चमत्कारी पतीला। बिरजू चमत्कारी पतीला चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। तभी उसकी पत्नी बिरजू को देर रात घर लौटते देख लेती है। इतनी रात कहाँ गए थे जी? और यह क्या है हाथ में? कहीं यह वही चमत्कारी पतीला तो नहीं है? हाँ हाँ भाग्यवान, यह देखो मैं चमत्कारी पतीला ले आया हूँ। बिरजू उसमें एक 10 का नोट डालता है। जैसे ही वह नोट उसमें डालता है, देखते ही देखते पिटारे में बहुत सारे नोट हो जाते हैं। देखिए जी, हमारे पास कितने सारे रुपए हो गए थोड़ी ही देर में। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। अब कोई भी इस गांव में हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा। और अब आपको पूरा दिन गधों की तरह खेत में मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने लूंगी। अब हमारे पास कितने पैसे होंगे? अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वह सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम अब इस चमत्कारी पतीले को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। ठीक है जी, अभी छुपा देती हूँ इसे।
अगले दिन सुबह होती है। अरे सुनिए जी, न जाने वह चमत्कारी पतीला कहाँ गया। यही तो रखा था पर अब दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनकर प्यारे फौरन दौड़कर उसके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वह पतीला? तुमने तो यही रखा था ना? हाँ जी, मैंने तो यही रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, न जाने कहाँ होगा वो चमत्कारी पतीला। कौन चोरी कर ले गया होगा। बस जो भी ले गया है वो उस चमत्कारी पतीले का दुरुपयोग ना करें। पतीला चोरी होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर बिरजू और उसकी पत्नी रोज अब उस पिटारे में एक नोट डालते, जिसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते और वो उन्हें एक बोरी में रख लेते। जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे इस चमत्कारी पतीले से इकट्ठा नहीं होते, तब तक हम किसी को भी यह पता नहीं लगने देंगे कि यह पतीला हमारे पास है। हम इससे पहले बहुत सारे नोट जोड़ लेते हैं। देखते ही देखते वह पैसों से बोरी भरना शुरू कर देते हैं। चलिए जी, अब हम इस बोरी को अंदर कमरे में छुपा देते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। चलो इसे अंदर कमरे में छुपा देते हैं। इसके बाद दोनों पैसों से भरी बोरी को एक कमरे में छुपा देते हैं। अगले दिन प्यारे अपने खेत में जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में बिरजू मिलता है। और भाई प्यारे, कहाँ जा रहे हो? बड़े उदास नजर आ रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारी फसल कैसी हुई? फसल? कैसी फसल भाई? अब मुझे फसल बोने की कोई जरूरत नहीं है, समझे भाई? क्यों जरूरत नहीं है भाई? ये सुनने के बाद बिरजू अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, कहीं इस प्यारे को मुझ पर संदेह ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था। जरूरत क्यों नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी। वही तो इकलौता सहारा है हमारा। आखिर एक एक पैसा तो फसल की बुवाई से ही आता है अपने पास, है ना? अच्छा प्यारे, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्यारे को उसकी बात हजम नहीं होती। आखिर इस बिरजू ने ऐसा क्यों बोला कि उसे अब फसल की कोई जरूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वह चमत्कारी पतीला नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसी ने वह पतीला चुराया होगा तो जरूर यह उसका गलत इस्तेमाल करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वह पतीला जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। प्यारे बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी प्यारे बिरजू के घर जाता है। बिरजू प्यारे को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। अरे प्यारे भाई, तुम और बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाई, सब ठीक है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे ही मिलता चलूं। अच्छा, मुझसे मिलने आए हो? कोई बात नहीं भैया, आओ बैठो। प्यारे वही एक चारपाई पर बैठ जाता है। अरे भाई, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। बिरजू जैसे ही अंदर जाता है, प्यारे इधर उधर देखता है। उसे एक बंद कमरा दिखता है। प्यारे उस कमरे के पास जाता है और उसकी खिड़की से झांक कर देखता है। अंदर उसे चमत्कारी पतीला दिखता है। यह देखकर प्यारे चौंक जाता है। इसका मतलब इस बिरजू ने ही मेरे घर से चमत्कारी पतीला चुराया है। तभी यह बिरजू बोल रहा था कि अब इसे खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये जरूर चमत्कारी पतीला का गलत उपयोग करेगा। मुझे यह चमत्कारी पतीला यहाँ से लेकर जाना होगा और वापस इसे उस पेड़ के नीचे दफनाना होगा। प्यारे वहाँ से चला जाता है और रात को वापस बिरजू के घर जाकर वह पतीला चुरा लेता है। बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इस चमत्कारी पतीले का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए अब मैं वापस इसे वहीं दफना दूंगा। प्यारे उसी जगह जाकर फिर से मिट्टी के अंदर उस चमत्कारी पतीले को छुपा देता है। सुबह होती है। बिरजू देखता है कि जिस कमरे में उसने पिटारा रखा था, वहाँ पर वह पतीला अब नहीं था। अरे कहाँ गया वह पतीला? आखिर कहाँ गया वह पतीला? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, वह पतीला नहीं मिल रहा है। लगता है कोई इसे यहाँ से लेकर गया है। क्या बोल रहे हो? हे भगवान, अब हम पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अब तो पतीला चला गया जी। चुप हो जाओ भाग्यवान। जितने पैसे हमने बोरी में इकट्ठा किए हैं, चलो उन्हें ही बाहर निकालते हैं। अब और पैसे तो आने से रहे। दोनों एक बंद कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे चूहे नोटों की बोरी के आसपास मंडरा रहे थे। अरे ये चूहे कहाँ से आ गए? बिरजू नोटों की बोरी खोलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। उन नोटों को चूहे कुतर चुके थे। अरे ये क्या हो गया जी? हमारे सारे पैसे तो ये चूहे कुतर गए। ये कैसे हो गया जी? हम तो बर्बाद हो गए जी। हमारे ज्यादा पैसे पाने के लालच ने बर्बाद कर दिया हमें। इसके बाद दोनों सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल बहुत बुरा होता है। लालच से मिली हुई चीज किसी न किसी तरह से आपसे दूर चली ही जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।